दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे एकीकृत खेती प्रणाली के बारे में, किस प्रकार की यह प्रणाली है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर CR कांटवा जी, जो कि हैं एक कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि एकीकृत खेती प्रणाली क्या है, इसको आप विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। जी, किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि सर ने आपको आज का जो विषय बताया है, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये पहली चीज़ तो किसान भाइयों अपने को जानना है कि एकीकृत खेती प्रणाली क्या होती है। एकीकृत खेती प्रणाली जो है सिस्टम है एक तरीके का, जैसे एक बिजनेस तरीके से खेती करने का तो एक तरीका है किसान भाइयों, कि जैसे किसान भाई एक फसल पद्धति तो करता ही करता है, साथ में उद्यानिकी फसलें भी लगाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पशुपालन नहीं करते किसान भाई। तो किसान भाइयों को पशुपालन भी करना चाहिए, बकरी पालन भी करना चाहिए, मुर्गी पालन भी करना चाहिए, एजोला फार्मिंग भी करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो घटक होते हैं, उन सबको मिलाकर अगर किसान भाई खेती करेंगे तो वो एकीकृत खेती प्रणाली या इसको अपन समन्वित खेती प्रणाली कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन एकीकृत खेती प्रणाली या समन्वित खेती प्रणाली की। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों, एकीकृत खेती प्रणाली की बात करें तो सबसे पहले विषय आता है फसल पद्धति। फसल पद्धति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि रबी में कौन सी फसलें लगाएं, खरीफ में कौन सी फसलें लगाएं। जैसे कि अभी रबी का मौसम चल रहा है, तो रबी के मौसम में अभी किसान भाइयों को गेहूँ लगाना है, चना लगाना है, अलसी लगानी है, मटर लगाना है, सरसों लगाना है। ये हो गई मुख्य अपनी रबी की फसलें। अब रबी की फसलें के बाद में खरीफ की फसलें। खरीफ में कौन कौन सी फसलें मुख्यतः लगाई जाती है? सोयाबीन है, जवार है और श्री अन्न जैसे मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं वो भी किसान भाई लगा सकते हैं। अब लगाने में जो भी फसल पद्धति है अपने यहाँ की, उसमें विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों को कि जब भी कोई फसल लगाए, दलहनी फसल लगाएं तो उसके बाद में तिलहनी फसल लगानी चाहिए। तिलहनी फसल के बाद में अगर हो सके तो उसको सीरियल क्रॉप, जिसे अपन धान्य फसलें कहते हैं, ऐसे रोटेशन में क्रॉप और फसल होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि अपनी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। जैसे कि अगर खरीफ में किसान भाई ने सोयाबीन बोई तो उस जगह रबी में किसान भाइयों को गेहूं लगाना चाहिए, या किसान भाइयों ने जवार लगाई, मक्का लगाई, तो उसकी जगह वो रबी के अंदर चना बुआई करना चाहिए। इसी प्रकार अगर तेलीय फसलें कोई भी लगाते हैं तो उसकी जगह चना या सरसों अल्टरनेट कोई ना कोई फसल किसान भाइयों को लगाना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मुख्य फसल होती है, जैसे गेहूं की फसल है, तो उसमें क्या होता है कि खाद की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको जो दूसरी फसल अगर किसान भाई लेंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे दलहनी फसलें लगाएंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का खाद एवं उर्वरक किसान भाई को डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अधिक जो रिक्वायरमेंट थी जिस फसल की वो पहले ले चुके। तो एक ये भी फायदा होगा कि कम से कम किसान भाइयों को उर्वरक उनमें देना पड़ेगा, साथ ही अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। इसके साथ साथ ही विशेष तौर से किसान भाइयों को अधिक उत्पादन और दुगनी लाभ के लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जैसे खरीफ में क्या होता है कि कई बार किसान भाई एक ही प्रजाति लगाते हैं। तो एक प्रजाति में क्या होता है कि या तो वो लंबे समय की होती है या कम समय की होती है। लंबे समय की प्रजाति होती है तो कई बार क्या होता है कि अपना जो बारिश का जो ड्यूरेशन है, बारिश का ड्यूरेशन जल्दी आके जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो उस फसल में अपने को उत्पादन अच्छा नहीं होता। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि कभी भी किसान भाई लगाएं कोई भी प्रजाति तो कम से कम 2 प्रकार की प्रजाति जरूर लगाएं, जो एक कम दिनों की और एक ज़्यादा दिनों की। इसी प्रकार जैसे गेहूँ की बात करें अपन रबी के अंदर, तो रबी सीजन में गेहूँ की ऐसी प्रजातियाँ आती है, जैसे पर्टिकुलर मालवा की बात करें, अगर कम पानी की आवश्यकता हो तो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि 2 से 3 पानी में तैयार हो जाती है, तो वो किसान भाइयों को लगाना चाहिए। जहां ज़्यादा पानी अवेलेबल है, उनके पास, किसानों के पास ज़्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध है सिंचाई के लिए, तो वो किसान भाई अधिक जो सिंचाई वाली है प्रजातियां, मैं आपको नई नई प्रजातियों के बारे में बताऊंगा। जैसे कम पानी वाली की बात करें तो DBW 110 है, MP 3288 है। इसके अलावा और भी बहुत सारी नई प्रजातियां अभी निजात हुई है। और अगर लंबे 3 से 4 सिंचाई के बाद या 5 से 6 सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों को पूसा तेजस बहुत अच्छी प्रजाति आई है, जिसे HI 8759 भी कहते हैं। इसके अलावा GW 513
जो गुजरात से डेवलप की गई है, अच्छी प्रजाति है, उसको खाने के लिए भी अच्छा स्वाद है, उसको भी किसान भाई ले सकते हैं। इसके अलावा HI की बहुत सारी ऐसी नई प्रजातियां, जैसे HI 2034 और HI 1636, ऐसी भी बहुत सी गेहूं की प्रजातियां हैं, वो किसान भाई लगाएं। अब दूसरे घटक पे आते हैं, तो उस दूसरे वाले घटक की अपन बात करें तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो फसल पद्धति है उसके साथ साथ में अपने को उद्यानिकी फसलों को भी लगाना चाहिए। उद्यानिकी फसलों में जैसे कि कुछ पार्ट में लगाएं, ऐसा नहीं कि पूरे खेत में। अब मान लो 70% किसान भाई फसलें लगा रहे हैं, तो कम से कम 10% में उद्यानिकी फसलों भी किसान भाई को लगाना चाहिए। जैसे कि 8 पौधे लगा दे सीताफल के, 8 पौधे लगा सकते हैं आम के, 8 पौधे लगा सकते हैं नींबू के, 8 पौधे लगा सकते हैं संतरे के, 8 पौधे लगा सकते हैं पपीता के। तो इस प्रकार पौधे लगाएं, तो उनको लगाने का तरीका रखें 6 बाई 6 की दूरी पे लगाएं। और बीच में जो पौधों के बीच में जगह रहती है, तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि उसमें जो वर्षा के आधार पर या रबी सीजन के आधार पर जो रबी की सब्जियां होती है वो उनमें लगाएं। तो उससे क्या होगा कि वर्ष भर किसान भाई को घर के लिए भी खाना के लिए सब्जियां उपलब्ध होगी, और जो एक्स्ट्रा होगी तो वो बाज़ार में भी बेच पाएगा, और उससे क्या होगा कि किसान भाई की आमदनी भी वर्ष भर चलती रहेगी। तो उद्यानिकी जो फसलें मैंने बताई उनमें सब्जियां भी उगाए साथ साथ में, तो बहुत अच्छा उत्पादन होगा। अच्छा नींबू उत्पादन अच्छा होता है, संतरे का उत्पादन अच्छा होता है, पपीता का उत्पादन अच्छा होता है। घर की पूर्ति करने के बाद भी किसान भाई उसको बाजार तक भी उपलब्ध करा सकता है। इसके बाद में अगर बात करें तीसरे घटक की, तो किसान भाइयों को डेयरी, जिसको अपन कहते हैं पशुपालन विभाग, तो पशुपालन भी किसान भाइयों को करना चाहिए। पशुपालन में किसान भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी फैमिली की आवश्यकता के अनुसार, या बाजार मांग, अगर किसान भाई के नज़दीकी अगर कोई बाज़ार है, मार्केट है, तो वहाँ दूध बेचने के आधार पे भी किसान भाई अपनी खेती कर सकता है। जैसे मैं बताऊँ पशुपालन के अंदर किसान भाइयों को, तो अच्छी नस्ल की वो मुर्रा भैंस रख सकते हैं, 2 भैंस रखें मुर्रा, या अच्छी नस्ल की गीर गाय भी रखें। अगर किसान भाई को अपने घर की पूर्ति के लिए रखना है तो कम से कम 1 गाय किसान भाई रखें। अगर 1 गाय किसान भाई रखेंगे तो प्राकृतिक खेती से की तरीके से अगर खेती करेंगे तो वो कम से कम 1 गाय से 30 एकड़ की खेती भी कर सकता है। तो उसका जो गोबर है, जो उसका एक्स्ट्रा निकलता है, उसको किसान भाई क्या करें कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करें। अपन बात करें चौथा नंबर का जो घटक आता है वो वर्मी कंपोस्ट होता है। ये सारे जो घटक हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जो गाय का गोबर है उससे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट तैयार करें, और वर्मी कंपोस्ट जो अपने खेतों में डालेंगे तो किसी भी प्रकार का उनको खाद बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं होगी। और वर्मी कंपोस्ट अगर ज़्यादा मात्रा में अगर किसान भाई उत्पादन कर सकता है तो लगभग 1 किलो 10 रुपये की मार्केट में बिकती है। तो उससे क्या होगा कि किसान भाई की आमदनी और साथ साथ में जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ती रहेगी। तो पशुपालन में 2 मुख्य है कि आप भैंस पालन कर सकते हो या फिर गाय को पाल सकते हो, तो दोनों से फिर वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो। तो दोस्तों कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है
तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्नि अस्त्र। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौंत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे, और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एकीकृत खेती प्रणाली के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हमारी जो चर्चा चल रही थी इसमें हम चर्चा कर रहे थे पशुओं के बारे में, और ख़ास तौर पे जैसा कि आप बता रहे थे बकरियों के बारे में, और उन बकरियों के बारे में और हमें विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वे उससे और अधिक लाभान्वित हो सकें। इसी प्रकार बात करें आगे तो आप बकरी पालन,
बकरी पालन एक बहुत ही अच्छा एक व्यवसाय है। इसको अपन 6 नंबर का घटक कह सकते हैं। तो बकरी पालन में अपने जिस एरिया में जो अच्छी सहन शक्ति वाली हो, जिनको धूप अच्छी सहन कर ले या फिर गर्मी अच्छी हो तो उसमें भी सहन शक्ति हो उसकी, या अच्छी ज़्यादा ठंड होती है अपने कई बार 4-5 डिग्री भी आ जाता है, या कई बार होता है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तापमान पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कौन सी अपने यहाँ की जो अच्छी नस्ल की बकरियां हैं वो किसान भाई को पालना चाहिए। जैसे मैं बताऊं कि अपने इस एरिया में मैक्सिमम सिरोही नस्ल की बकरी पाली जाती है। सिरोही नस्ल की जो बकरी पाली जाती है उसका बहुत ही अच्छा एक फ़ायदा है कि वो साल में, एक वर्ष में 2 बार ब्याती है, और एक बार जब वो ब्यात होता है उसका तो कम से कम 2 बच्चे लाती है। तो एक साल में लगभग 4 बच्चे हुए, प्लस उसका दूध भी मिलेगा, प्लस उससे खाद भी मिलेगा। तो ये सब प्रोडक्ट उससे मिलते रहेंगे और एक किसान के लिए एक अच्छा, कम से कम ज़्यादा नहीं, वो 4+1 या 3+1 एक बकरा और 4 बकरियां रख के भी अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है। उसमें क्या होगा कि एक साल में 4 बच्चे लाएंगे, जैसे ही उनका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाए वो बेचते जाएं और कंटिन्यू उनका बिजनेस मोड में चलता जाए। इसी के अलावा मैं और अपन 7वें अगर घटक की बात करें तो मुर्गी पालन अपने यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने यहाँ की कड़कनाथ मुर्गी। तो कड़कनाथ मुर्गी किसान भाइयों को पालना चाहिए। लगभग अपने धार ज़िले में केवीके है, एक केवीके अपने झाबुआ में है। तो वहाँ एक अगर चिक्स की बात करें तो लगभग 70 से 80 रुपए का वो 15 दिन का अपने को देते हैं। वो वहाँ से लें और उसको कम से कम 3 से 4 महीने किसान भाई अगर रखें, कम से कम 100 चिक्स या 50 चिक्स किसान भाई ले आएँ तो उसको अगर पालें तो वो लगभग 3 से 4 महीने में इतना तैयार हो जाता है कि एक मुर्गा लगभग 600 से 700 रुपये का बिक जाता है। 3 से 4 महीने में 70 रुपये का चूजा 700 से 800 तक भी कई बार चला जाता है, अच्छा उसका ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार, और साथ साथ में एक और इसका फ़ायदा है कि वो अंडे उत्पादन के लिए भी, अंडे भी किसान भाई वो बेच सकता है या फैमिली के उपयोग भी कर सकता है। इसके जो बीच में और गैप होता है उसमें एक नेपियर घास आती है जिसकी कटिंग लगभग एक साल में 10 कटिंग होती है। तो वो 10 कटिंग अगर किसान भाई अपने पशुओं को खिलाएगा तो वर्ष भर जितने भी वो पशु रखता है किसान भाई उसको हरा चारा पूरे साल मिलता रहेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे दर्शकों को एकीकृत खेती पद्धति के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। कृषि यंत्र व प्रसंस्करण मशीनों पर अनुदान बढ़ा। मध्य प्रदेश में 93% बुआई पूरी। धान की सीधी बुआई के लिए नई मशीन विकसित। आलू में काले धब्बों का नियंत्रण। सरसों में रोगों की रोकथाम। केंद्र सरकार ने कृषि यंत्र व प्रसंस्करण मशीनों पर अनुदान बढ़ा दिया है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्रालय नई दिल्ली ने गत दिनों सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के तहत मौजूदा मानदंडों के अनुसार विभिन्न फसलों में प्रयुक्त होने वाली प्रसंस्करण मशीनों अनुदान को अधिकतम किए जाने की सूचना समेकित सूची के साथ जारी की है। मिसाल के तौर पर राइस ट्रांसप्लांट, जिस पर पहले अधिकतम अनुदान 3.5 लाख रुपए था, उसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अन्य मशीनों की समेकित सूची को वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इन मशीनों पर अज़ा, अजजा, लघु और सीमांत कृषक, महिला कृषक को कृषि मशीनों और उपकरण पर 50% और अन्य वर्ग को 40% अनुदान दिया जाता है। मध्य प्रदेश में चालू रबी की सीजन में गत वर्ष की तुलना में बुआई में तेजी आई है। अब तक लगभग 131.60 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 130,16,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी। इस प्रकार लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 93% बोनी हो गई थी। वहीं राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोनी 81.76 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 90% है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 133,82,000 हेक्टेयर है। इस वर्ष 140.26 लाख हेक्टेयर में
रबी फसलें ली जाएंगी। कृषि विभाग के अनुसार अब तक 131.60 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। इसमें प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोनी 81.76 लाख हेक्टेयर में हुई है। इस वर्ष राज्य में 90.71 लाख हेक्टेयर गेहूं बोने का लक्ष्य रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस के अनुसंधान के तहत धान की सीधी बुआई के लिए एक नई मशीन विकसित की गई है। कुलपति डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा एवं इर्री फिलीपींस से आमंत्रित वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राबे यहाया और अन्य वैज्ञानिकों की उपस्थिति में उक्त तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि यंत्र निर्माताओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एवं अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान फिलीपींस के मध्य रिसर्च के लिए MOU हुआ। आलू की फसल में कई बार पत्तियों पर गोल काले धब्बे दिखाई देते हैं। इससे पौधे कमज़ोर होते हैं और उत्पादन कम हो जाता है। किसान ऐसी स्थिति को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें। नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें या कृषि विभाग के अधिकारियों से सलाह लें। आलू की फसल पिछेती झुलसा से रातों रात चौपट हो सकती है। अगेती झुलसा की रोकथाम जरूर करें। इसकी रोकथाम के लिए 2 ग्राम डाइथेन M45 दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। पिछेती झुलसा में पत्तियों के किनारों से झुलसने के लक्षण दिखते हैं। रात में भरपूर आर्द्रता, कम तापमान के बाद इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। रबी की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों अपनी बढ़वार अवस्था में है। इस समय फसलों में रोगों की रोकथाम करना किसानों के लिए लाभदायक होगा तथा उत्पादन बेहतर मिलेगा। सरसों में प्रमुख रूप से काले धब्बे वाला रोग, सफ़ेद रतुआ, डाउनी मिल्ड्यू तथा तना गलन प्रमुख है। इस समय फसल पर काला धब्बा, सफ़ेद रतुआ या डाउनी मिल्ड्यू रोग दिखते ही डाइथेन M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद छिड़काव दोहराएं। यह उपाय करने पर फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी के साथ खबरें खेती में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो दोस्तों, कृषि दर्शन का यह कार्यक्रम यहीं तक था। हम कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।